फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या है बेटा, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जितने भी ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट चले गए। स्ट्रेट जाने का मतलब क्या है बच्चों, विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी स्कैटरिंग। तो वहां पे जो स्कैटरिंग एंगल है थीटा को हम 0 डिग्री एज्यूम कर सकते हैं या फिर 1 डिग्री से लेस। और वो जो अमाउंट है जो मोस्ट ऑफ पार्टिकल है उसमें कितना कहा गया, 99.86, मतलब मोस्टली सीधे जा रहे थे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में हमें क्या पता चला, ओनली वेरी फ्यू 0.14% अल्फा पार्टिकल्स डेविएट मोर देन 1 डिग्री, थीटा स्कैटरिंग एंगल मोर देन 1 डिग्री। out of 8000 alpha particles only one particles deviates more than 90 डिग्री। 8000 में से बेटा एक अल्फा पार्टिकल ऐसा मिला हमें जिसकी डेविएशन 1 डिग्री से 90 डिग्री से ज्यादा थी। एंड लास्ट, 1 out of 1 lakh, out of 10 lakhs, 1 out of 10 lakh alpha particles deviated by 180 डिग्री। अब ये जो 180 डिग्री पे वापस जाने वाली बात है, ये रदरफोर्ड ने कैच की और उसने क्या ऑब्जर्वेशन निकाली, देखो अल्फा पार्टिकल एक तो हैवी है 4 AMU, अगर वो वापस जा रहा है टकरा के तो ये कैसे पॉसिबल है बेटा। सोचो कि अगर कोई पार्टिकल, मान लो कि एक फुटबॉल है और वो किसी को हम हिट करते हैं, फुटबॉल्स में ग्लास को हिट करते हैं तो ग्लास गिर जाएगा, ठीक है ना। पर यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियस से टकराने के बाद वो वापस आ गया। वो तभी पॉसिबल है जब बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे कंसेंट्रेटेड हो। कहने का मतलब क्या है बेटा, अगर जैसे कि साइकिल से ट्रक में टक्कर मारी तो ही तो साइकिल वापस आएगी ना। सेम ऐसे ही समझो कि सारा का सारा ऑब्जर्वेशन में क्या कंक्लूजन निकाला गया, सारे का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे कंसेंट्रेटेड है, एक सेंट्रल, टिनी सेंट्रल कोर, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। इस एक्सपेरिमेंट को बच्चों, ये जो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, इसका एक नाम और भी है, दैट इज नोन एज डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ऑल्सो नोन एज डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स के बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको। अल्फा पार्टिकल्स का मतलब क्या है बेटा, एक अल्फा पार्टिकल जो इसके साथ हम स्ट्राइक करवा रहे हैं उसमें होता है हीलियम प्लस प्लस। कहने का मतलब क्या है बेटा, 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। इसका जो मास होता है दैट इज 4 AMU। काफी हैवी पार्टिकल्स है, हैवी पार्टिकल। और एक प्रोटॉन, उसको प्रोटॉन में इतनी हिम्मत नहीं है भाई, ये मान लो कैप है और ये आपका अल्फा पार्टिकल है, इसका मास ज्यादा है, इसके मास से 4 गुना मास है, इससे टकरा के ये वापस कैसे आ सकता है। समझ रहे हैं आप, वो तभी आ सकता है जब यहाँ पे भी एक सॉलिड चीज हो, दीवार की तरह एक सॉलिड चीज हो, तो वो तभी पॉसिबल है जब सारे पॉजिटिव प्रोटॉन्स आपके एक सेंट्रल कोर, छोटे से स्पेस में कंसंट्रेटेड होंगे। इसी को मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, एक ग्राफ है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में भी गिवन है, वहां से भी आप देख सकते हैं। इसके बीच में ग्राफ है, दीज आर द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, एंड दिस इज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड दिस इज स्कैटरिंग एंगल फाई, स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल। और ये जो ग्राफ की शेप है बेटा, इस टाइप की शेप आ रही है। यहाँ पे है 10⁷, 10⁸, इस तरह से है। इतने सारे अल्फा पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट में और ये एंगल आपका 180 डिग्री, 160, 140, ठीक है, इस तरह से ये ओरिजिन जी, लाइक दिस, सॉरी। तो यहाँ पे क्या बताया गया बेटा आपको, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, 10⁷ अल्फा पार्टिकल, और ये एंगल कितना है आपका 20 डिग्री, 40 डिग्री एंड सो ऑन 180 तक गया हुआ है। तो वेरी स्मॉल एंगल से स्कैटर्ड हुए, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो वापस आ गए 180 डिग्री से। तो ये भी ग्राफ आपका क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और स्कैटरिंग एंगल। इस टाइप की शेप बनानी है आपको, लाइक दिस, इस टाइप की शेप बनानी।
ठीक है, क्लियर? अच्छे से ये आप एनसीईआरटी से बुक से भी इसको वो कर लेना, कंसल्ट कर लेना डायग्राम को। इसके बाद बेटा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, जो इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ, सेकंड पेज, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बल्कि थर्ड कर देता हूँ। सर एक रिक्वेस्ट था, ये एक्सेप्ट कर लेना। एक सेकंड, कौन है ये रॉकी? रोहित सर, आर स्क्वायर। अरे सही ढंग से नाम लिखा करो। चलिए ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, number of alpha particles scattered at angle theta. अप्रोक्स फॉर्मूला क्या है बेटा इसका? n इज इक्वल टू के जेड स्केयर अपॉन साइन 4 थीटा बाय 2। देखो n क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और थीटा क्या है बच्चों, स्कैटरिंग एंगल। ये फॉर्मूला, या फिर आपको n, इसमें देखो n क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, n क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, स्कैटर्ड। जेड क्या है बच्चों, जेड, यस एनीवन? हाँ रोहित, जेड क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर। जेड क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर। पढ़ते हो केमिस्ट्री, वो भी नहीं पढ़ते? थीटा स्कैटरिंग एंगल, थीटा स्कैटरिंग एंगल, और के क्या है, कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट फॉर एनी गिवन मटेरियल। जैसे यहाँ पे हमने गोल्ड कंसीडर किया हुआ है, गोल्ड फॉइल ली हुई है, तो उसके लिए के क्या है, कांस्टेंट फॉर मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए बेटा इसकी वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट रहेगी, ठीक है? अगर ये फॉर्मूला याद ना भी रहे तो एटलीस्ट आप ये फॉर्मूला याद रखना, साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, ठीक है? ये फॉर्मूला याद रखना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे ऊपर, ताकि और कंसेप्ट यूज हो जाए आपका कि कैसे क्वेश्चन बनेगा इस पे। देखो, अगर मैं कहता हूं 1000 अल्फा पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स, 1000 अल्फा पार्टिकल्स इज डिफ्लेक्टेड एट एंगल 60 डिग्री, थीटा दे दिया 60 डिग्री। एन की वैल्यू है 1000 अल्फा पार्टिकल्स, एन क्या होता है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, 1000 अल्फा पार्टिकल्स, स्कैटरिंग एंगल 60 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, एन डैश निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एंगल 90 डिग्री फॉर द सेम फॉइल, फॉर द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल है तो मतलब के सेम होगा बच्चों, सेम मटेरियल है मतलब जेड सेम होगा, तो क्या फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो जस्ट आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ध्यान रखना है, तो क्या आ जाएगा, एन डैश अपॉन एन साइन की पावर 4, एन डैश के साथ क्या है, 90 है, साइन की पावर 4 90 बाई 2, और यहाँ पे साइन की पावर 4 एन के साथ क्या है, 60 बाई 2। ये फॉर्मूला ये बन गया आपका। तो ये हो गया बेटा साइन की पावर 4 30 डिग्री एंड साइन की पावर 4 45 डिग्री। एन डैश अपॉन एन कितना है बच्चों, 1000। एन डैश अपॉन एन कितना है, 1000। तो यहां पे देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ज्योति साइन 30 की वैल्यू बता बेटा। अनुराग साइन 30, यस सर, 1/2। साइन 30 1/2 कितनी बार आएगा बेटा, 4 टाइम्स। कितनी बार, 4 टाइम्स। साइन 45 की वैल्यू कौन बताएगा,
क्या सर? साइन 45। 1/√2। बेटा ये नाम सही करो अपना, जिन बच्चों ने अपना नाम सही नहीं किया वो अपना नाम सही करो पहले तो। हाँ मैं वही एक ही देख रहा बच्चा है हूँ। सर। हाँ एक सेव है ना, सारे सेव को खराब कर देता है बेटा। 1/√2 कितनी बार लिख लूंगा? 4 टाइम। फटाफट बेटा अच्छे से नाम लिख अपना पूरा नाम। तो यहाँ पे देखो 1/√2 1/√2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? 1/4 अभी तो। और एन डैश कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 1/4, तो एन डैश कितना हो जाएगा? 1000/4 मीन्स 250 इज द आंसर। दिस इज द आंसर। ये मैंने आपको साथ के साथ क्वेश्चन करा दिया। अगर क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल सिंपल आएगा बेटा। इस फॉर्मूले पे क्या याद रखो? एटलीस्ट ये चीज याद रखो, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ साइन θ/2। तीन चीजें गिवन है बेटा, एक निकालनी है। तीन चीजें गिवन है, एक इसमें से आपको फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सिंपल है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा? इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे, एक तो इम्पैक्ट पैरामीटर और एक करेंगे इसमें क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उससे पहले जो रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटम मॉडल है, ठीक है, उसमें जो ऑब्जर्वेशन आई उससे हमें क्या क्या कंक्लूजन निकाला वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल दिया था, न्यूक्लियर मॉडल, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी बेटा? ज्यादातर वो स्ट्रेट गए थे। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकाला हमने? भाई आप ये देखो कि एटम में से जो थिन का हमने वो लिया था, उसमें से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, मतलब ज्यादातर जगह खाली है। तो सिंस मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, इसका मतलब क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ कंक्लूजन है बेटा, ये कंक्लूजन जो ऑब्जर्वेशन आई थी उसका कंक्लूजन। मोस्ट ऑफ अल्फा, मोस्ट ऑफ पार्ट of atom is empty। इस ब्याह पे कह रहा हूं बेटा मैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एम्प्टी बिकॉज most of alpha particles goes straight, सीधे चली गई विदाउट एनी डेविएशन, इस रीजन से। ठीक है, मतलब एटम अंदर से खोखला है, खाली है, ये लगा लो आप। उसके बाद हमने डिस्कस किया था 1 डिग्री से ज्यादा वाले कितने थे? 0.14%। ऑब्जर्वेशन में चेक करो आप, 1 डिग्री से ज्यादा वाले कितने थे? 0.1। इसका मतलब क्या हुआ? सारा जो पॉजिटिव चार्ज है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला? होल द पॉजिटिव चार्ज is concentrated in a small space, in a tiny means small, in a tiny central core known as nucleus। बाद में क्या नाम रख दिया इसका? न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बेटा। ऑल द पॉजिटिव चार्ज, जो एटम पॉजिटिव चार्ज है वो फैला नहीं हुआ, सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे कंसंट्रेटेड है। क्या है? कंसंट्रेटेड इन ए टाइनी सेंट्रल कोर नोन एज न्यूक्लियस। जो साइज है बेटा न्यूक्लियस का, जो साइज के बारे में बताया गया, मान लो ये एटम है, दिस इज द एटम, इसका जो साइज है बच्चों ये है 10⁻⁻10 मीटर। दिस इज द साइज ऑफ एटम। तो न्यूक्लियस का साइज कितना होगा बेटा? न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है इसका साइज है, साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻14
टू 10 की पावर -15 मीटर। देखो -15 ये ज्यादा छोटा है बेटा, और इसमें भी लगभग कितना डिफरेंस आ गया, लगभग 1 लाख का डिफरेंस आ गया अगर ऑर्डर की बात करूं। दिस इज द साइज ऑफ एटम। एग्जाम्पल के लिए ये कहा जाता है बेटा, जितनी की टेनिस बॉल का साइज है, टेनिस बॉल इन द ग्राउंड, इन द फुटबॉल ग्राउंड, आप इतना छोटा लगा लो। न्यूक्लियस कितना छोटा है, फुटबॉल का ग्राउंड का आइडिया लग रहा है, ठीक है। फुटबॉल का जो ग्राउंड है बेटा, उसमें जो टेनिस बॉल है इतना छोटा अपना न्यूक्लियस है। या फिर ये समझिए, जिस रूम में आप बैठे हुए हो वहां पे जो नीडल है, सुई है, सुई की जो नोक है ना बेटा, टिप ऑफ द नीडल, वो न्यूक्लियस का साइज है एज कंपैरिजन टू द साइज ऑफ रूम, एज कंपैरिजन टू द साइज ऑफ रूम। तो ये दोनों डाटा आपको याद रखने हैं बच्चों। दोनों डाटा कौन से, ये वाला डाटा और ये साइज ऑफ एटम 10 की पावर -10 मीटर, साइज ऑफ न्यूक्लियस। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, दो एग्जाम्पल क्या बताए, फुटबॉल ग्राउंड में एक टेनिस बॉल का जो साइज है, या फिर टिप ऑफ द नीडल इन ए रूम, टिप ऑफ द नीडल इन ए रूम। एनी डाउट, क्लियर है बेटा ये दोनों पॉइंट। वाईफाई कनेक्ट, रोकी चौहान, चलिए इसके बाद बेटा और क्या कंक्लूजन निकला, जो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, मान लो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे हैं। ये किसकी वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं बेटा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस पे प्रोटॉन की वजह से कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव, और इस पे कौन सा है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पर फिर इनको तो आपस में स्टिक कर जाना चाहिए बच्चों। अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इन्हें तो आपस में स्टिक करना जाना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए था। तो फिर ये स्टेबल कैसे हुआ अपना एटम, तो ये अपना एटम स्टेबल कैसे हुआ, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, क्या बताया गया, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, electrons are revolving around the nucleus, around the nucleus in their circular orbit, in their orbits, in their circular orbits, due to centripetal force, centripetal force provided by force of attraction, या provided by electrostatic force लिख देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सुनो बच्चों ध्यान से, जब भी कोई बॉडी रिवॉल्व करती है सर्कल में, सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो उसके लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस केस में कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इसको प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि मान लो ये अपना इलेक्ट्रॉन है और ये अपना न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन का मास m है बेटा, इस पे चार्ज e है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज r, रेडियस r कंसीडर कर ली। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा Fe किसके इक्वल होगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, Fe इज इक्वल टू Fc। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बता सकते हैं आप, पढ़ चुके हैं आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, सभी को आता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बेटा, mv स्क्वायर अपॉन r। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, जिस सर्कल में मूव कर रहा है उसकी रेडियस,
v जिस स्पीड से मूव कर रहा है बेटा, v क्या है, जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है। तो मान लो ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये v है वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल। अब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E, और Q2 न्यूक्लियस पे चार्ज ZE, कितना होगा बेटा, ZE अपॉन R स्क्वायर, mv स्क्वायर अपॉन R, mv स्क्वायर अपॉन R। तो ये जो इक्वेशन है ठीक है, ये जो इक्वेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसमें कौन प्रोवाइड करता है, जस्ट ये बताया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है। न्यूक्लियस के चार्ज की जगह में ZE, आगे भी आएगा, कई बार आएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें ZE, प्रोटॉन पे चार्ज E, Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे गोल्ड के केस में आपने Z की वैल्यू 79 बताई थी, कितनी होती है बच्चों, 79। ठीक है, क्लियर, ये कुछ कंक्लूजन निकाले गए। फिर से सुन लो एक बार, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट, सो मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है एटम के अंदर, इनसाइड द एटम इज होलो, खाली है। कुछ हमारे स्मॉल एंगल से स्कैटर्ड हुए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मोस्ट सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड है इन द एटम इन टाइनी सेंट्रल कोर, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। इस वजह से इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। साइज के बारे में कमेंट किया गया कि इसका कितना साइज है, तो एटम का साइज कितना होता है बेटा, 10 की पावर -10, और न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, -14 से -15, -14 से -15। इसका जो पिक्टोरियल व्यू है, एक डायग्राम और दिखा देता हूं, थर्ड फोर्थ, देखिए फिफ्थ पेज, ये हमारा न्यूक्लियस और ये मान लेते हैं एटम। जो दूर से बेटा अल्फा पार्टिकल गए वो सीधे चले गए, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, गो स्ट्रेट, सीधे चले गए। जो दूर से हमारे अल्फा पार्टिकल गए वो कैसे चले गए, गो स्ट्रेट। जो थोड़ी पास से गए बेटा वो थोड़ा सा बैंड हो गए, स्कैटर्ड कर गए, जो थोड़ा पास से गए वो स्कैटर्ड कर गए, और उसके बाद जो और पास से गए वो और ज्यादा एंगल से स्कैटर्ड हो गए, लाइक दिस। और जो बिल्कुल सेंट्रल हेड ऑन कोलिजन, सेंटर टू सेंटर जा रहे थे, वो रिटर्न इट्स पाथ, वो गए जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से वापस आ गए, रिट्रेस इट्स पाथ। अलग से दिखाया मैंने थोड़ा सा, और ये इसी लाइन से वापस आ जाते हैं। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा इसमें, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे थीटा कितना है बेटा, 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ और होगी, 30 डिग्री मान लो, यहाँ पे मान लो 120 डिग्री, और यहाँ पे कितनी होगी, 180 डिग्री। फिर से सुनिए, दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्या बताया गया, जो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से दूर से गए वो सीधे चले गए, क्योंकि अब पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव है, स्पेस ज्यादा है, गैप ज्यादा है, तो रिपल्शन नहीं हुआ, सीधे चले गए। जो पास से गए वो थोड़ा स्कैटर्ड कर गए, जो और पास से गए और ज्यादा एंगल पे मुड़ गए, और जो बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन आ रहे थे वो 180 डिग्री पे क्या हो गए बेटा, रिट्रेस इट्स पाथ, वापिस 180 डिग्री पे क्या हो गए, वापिस हो गए। यहां तक कुछ क्लियर हुआ। नेक्स्ट बेटा टॉपिक है इसमें, यहां तक बताओ बेटा, कोई डाउट किसी बच्चे को, सिमरन, दीपांशु, मनिंदर, क्लियर है बेटा सब, हिमांशी, क्लियर है सर, चलो आगे। चलो। यस सर। अब बेटा हम बात करेंगे जो न्यूक्लियर का साइज है, जो अप्रोक्सीमेट साइज हमें आइडिया लगा था, उसी से एक टर्म निकल के आई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। न्यूक्लियर साइज के बारे में जो बताया गया, साइज डिटर्मिनेशन, भाई अभी तो हमने आइडिया से बता दिया कि न्यूक्लियर का साइज 10 की पावर -14 15, वो कैलकुलेट कैसे हुआ, डिटर्मिनेशन, और यू से क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट है। इसी अप्रोच से, इसी डिस्टेंस से में इसके साइज का आइडिया लगता है।
न्यूक्लियर के साइज का आइडिया लगता है, न्यूक्लियस के साइज का। ये बेटा एक ऑर्बिट, और ये हमने मान लिया इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। यहां से एक हेड ऑन कोलिजन वाली बात की थी मैंने, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, लेट अस कंसीडर एक अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, इस अल्फा पार्टिकल के पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और जैसे जैसे ये इसके पास आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन। जैसे जैसे ये मूव कर रहा है ये पेन न्यूक्लियस की तरफ, तो इसमें रिपल्शन होगी, क्या होगी, रिपल्शन। इसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी बेटा, और एक ऐसी स्टेज आएगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ये फाइनल पोजीशन मान ली मैंने, मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल यहां तक आया, ये फाइनल है, ये इनिशियल मान लो, ये इनिशियल ये फाइनल। तो इनिशियल क्या है, काफी दूर से आ रहा है, डिस्टेंस पे आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ, क्या करेंगे हम यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या मतलब हुआ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, जितनी एनर्जी पहले थी इनिशियली थी उतनी ही फाइनली होगी। इनिशियल एनर्जी मींस, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी में दोनों एनर्जी आएंगी बेटा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी आएंगी। तो U इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यहां तक तो सिंपल हमने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, टोटल फाइनल एनर्जी के बराबर होगी, मैकेनिकल एनर्जी की बात करें। और इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी दोनों बराबर होगी। बताओ बेटा U इनिशियल कितनी होगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे है, इनिशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, और R कितना डिस्टेंस है, इनफाइनाइट। काइनेटिक एनर्जी मान लो V वेलोसिटी है इसकी, काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, कुछ काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है। U फाइनल क्या होगी, अब ये जो कहां तक आके रुक गया, ये रुक गया R नॉट डिस्टेंस अवे, कहां पे आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, R नॉट डिस्टेंस पे आके ये रुक गया। तो U फाइनल क्या होगी बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R नॉट, Q1 Q2 अपॉन R नॉट। फोर्स नहीं कह रहा, एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी का। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों जीरो होगी, और ये वाली टर्म भी क्या हो गई, जीरो, डिवाइड बाय इंफिनिटी क्या हो गई, डिवाइड बाय इंफिनिटी क्या हो गई, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 की वैल्यू बताओ मेरे को, ये Q1 अल्फा कितनी वैल्यू होगी बेटा, E। Q2 न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है बेटा, मैंने अभी भी बताया था आपको, प्लस ZE, तो कितना होगा, ZE अपॉन R नॉट, अपॉन R नॉट। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R नॉट निकालनी है, क्या निकालना है, R नॉट निकालनी है। तो R नॉट को इधर ले जाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी को इधर ले आऊंगा, R नॉट को क्या करूंगा, इधर ले जाऊंगा, और काइनेटिक एनर्जी को इधर ले आऊंगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म इधर आ गई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। R नॉट को मैं इधर ले आता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की वैल्यू क्या थी बेटा, Q1 की वैल्यू E आएगी या 2E आएगी, 2E ZE, और काइनेटिक एनर्जी इधर आ गया। तो R नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर 2ZE स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला बन गया बेटा। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। भाई अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है, +2E, कितना चार्ज है, +2E। बताया था ना, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा पार्टिकल पे क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन, तो +2E लेना है, E नहीं लेना। क्या लेना है, Q1 पे चार्ज +2E, और न्यूक्लियस में चार्ज कितना होता है, ZE।
तो ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। ये आपका एक फॉर्मूला ये बन गया बेटा। आसान से टॉपिक था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहां से कंक्लूजन क्या निकला, ये तो फॉर्मूला निकल गया आपका। इसकी जो वैल्यू आई वो भी मैं बताऊंगा कितनी वैल्यू आई जब हम इसको पुटअप करते हैं, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला भाई, हमारा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल यहां तक जा रहा है, तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस होगा वो इससे छोटा ही होगा। जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होगा, मान लेते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस, लेट अस कंसीडर साइज ऑफ न्यूक्लियस आर मान लिया मैंने, साइज ऑफ न्यूक्लियस को आर मान लिया। तो आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, लेसर देन आर नोट। आर नोट क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आर क्या है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, एंड आर नोट क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये आर है बच्चों, ये यहां से लेके यहां तक का आर है, सेंटर से ये आर। तो ऑब्वियसली बात है आर की वैल्यू क्या होगी, ये आर, इसका न्यूक्लियस का रेडियस क्या होगा, आर नोट से तो छोटा ही होगा, ठीक है। और ये वैल्यू हमने गिवन डाटा न्यूक्लियस के लिए फाइंड आउट किया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो कितनी आई वो और मैं आपको करवा देता हूं। एक्सपेरिमेंटली हमने क्या फाइंड आउट किया, जो गोल्ड के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड में जेड की वैल्यू रखूंगा मैं 79 फॉर गोल्ड, और जो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होती है जो हमें ऑब्टेन होते हैं नेचुरली अल्फा पार्टिकल्स, उसकी वैल्यू होती है 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से आर नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, आर नोट की वैल्यू आएगी ट्वाइस ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी। देखो जेड की वैल्यू बता दी आपको कितनी है 79, ई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1.6 10 की पावर माइनस 19, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब के 9 इंटू 10⁻⁹, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बता दी। जो अल्फा पार्टिकल है जो ऑब्टेन होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जब सारी वैल्यू को पुटअप करते हैं हम, तो आर नोट की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, आर नोट की वैल्यू आ रही है 30 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर, और इसी को बोलते हैं हम 30 फरमई। क्या बोलते हैं, 30 फरमई। तो अगर आर नोट 30 फरमई है तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इससे कम होगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा बच्चों, इससे कम होगा। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट से इतना आइडिया तो लगा दिया, न्यूक्लियस 30 फरमई से छोटा है, 30 फरमई से छोटा है। और बाद में इन फ्यूचर हमें पता चला जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है इन फ्यूचर में जो हमें पता चला साइज ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस का कितना होता है, लगभग 6 फरमई। और आप देख सकते हैं 6 फरमई क्या है, छोटा है किसके कंपैरिजन में, 30 फरमई के कंपैरिजन में। इज इट क्लियर, 6 फरमई क्या है बेटा, स्मॉलर एज कंपैरिजन टू 30 फरमई। 30 फरमई के कंपैरिजन में 6 फरमई की वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉलर आ रही है। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसी को हम बोलते हैं बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बोलो बेटा यहां तक कोई डाउट। सर ये जेडी का होल स्क्वायर की जेडी का बेटा होल स्क्वायर इसलिए किया, यहाँ पे देखो आप एक बार, Q1 की वैल्यू क्या है 2E, Q1 की वैल्यू क्या है 2E, और Q2 की वैल्यू क्या है ZE। तो E 2 हो गए ना, हाँ तो सर ZE स्क्वायर हो गया, ZE स्क्वायर, जेड का स्क्वायर नहीं है बेटा, ZE स्क्वायर कह रहा हूं, समझ गया सर समझ गया। ठीक है। तो ये तुम्हारा एक टॉपिक ही हो गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये फॉर्मूला याद रखना, इस पे न्यूमेरिकल है अपने प्रदीप की बुक में, एसएल में बोर्ड लेवल से काफी न्यूमेरिकल है, वो भी डिस्कस करेंगे। अभी तो थोड़ा एक टॉपिक और कर लेते हैं डिस्कस, अभी तो टाइम काफी है ना। कितने बजे तक होती है तुम्हारी क्लास, 4 मिनट हो रहे सर आपकी, बस बस 4 मिनट सर, 90% का मैसेज आ लिया। डाटा कंज्यूम का, अरे सर बहुत ज्यादा डाटा ले आए हो। कल तो कह रहे था नई डाटा लगता है इस ऐप में। हाँ हाँ सर 90% का मैसेज आज का, अच्छा जी, सुबह से ले रहा हूँ सर क्लास। हाँ ये तो तू इस चीज में तो रेगुलर लगा बेटा,
और इसमें तो बाहर भी नहीं निकाल सकते क्लास से। क्यों सर? नहीं, क्लास में तो डिस्टरबेंस करता था तो बाहर निकाल देते थे। यहाँ तो इसमें कहीं ना, इसमें तो सही कर रहा है तू काम। उस दिन भी नोटबुक दिखाई थी तुमने, ठीक है। आज भी बेटा मैं पेज भी भेज दूंगा और इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आ जाएगा। हाँ देख रोहित, लो आज क्या? भी दूंगा। हाँ देख रहा हूँ मैं। देखो बेटा, जिस तरह ये रोहित ने काम किया है ना, दिखाइए रोहित एक बार नोटबुक। रोहित, हाँ देखो बच्चों, जितने सिंसियरिटी के साथ ये बच्चा काम कर रहा है, आई होप आप भी इसी सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे, ठीक है ना, ताकि रिजल्ट आए बेटा, आउटपुट आए। कोई नहीं कर रहा सर, अच्छा, गारंटी है। नहीं कर रहे होंगे बेटा, ऐसी बात नहीं। अच्छा, ज्यादा सर लंबा मैं चैप्टर नहीं है। हाँ बोलो। आई नो देम ऑल। ऐसी बात है क्या? बाकी बच्चों, क्या तुम नोटबुक दिखा सकते हो बेटा अपनी? शो योर नोटबुक। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रिपेयर योर नोटबुक साइड बाय साइड? या ये लास्ट सर टाइम वाली? बना रखी है, एक पेज ही तो करवाया था आपने। अच्छा, लास्ट टाइम वाली दिखाना एक बार। चलो ऐसा करते हैं, कल तुम अपनी फेयर नोटबुक लेके बैठना, ठीक है ना। ये किसने दिखाई है? अनुराग, वेरी गुड अनुराग। मैंने भी दिखा दी सर। हाँ तू तो है ही बेटा। बॉयज तो काम कर रहे हैं भाई, व्हाट्स अबाउट गर्ल्स? सर वो तो गेम खेल रही है पीछे, सुनेगी नहीं आपकी। लड़कियां भी गेम खेल लेती हैं क्या? हाँ ये बैकग्राउंड में मानसिक खेल ही रही है। इनका सिमरन नोटबुक कहाँ है बेटा तेरी? हिमांशी, सिमरन, नैन्सी। सब बैकग्राउंड में इंस्टाग्राम खुले हुए हैं सर। इनको आपकी आवाज ही नहीं सुन रही सर। चला कर छोड़ दिया सर। अटेंडेंस उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आती है बेटा, जैसे तुम वो करोगे ना, बैकग्राउंड में जाएगी तो वो कंसीडर नहीं होगी परसेंटेज तुम्हारी। हो जाती है सर। नहीं नहीं नहीं, हमारी बात मैं हुई थी ऐप वाले से। मैंने बैकग्राउंड में चला रखा है सर, अभी पता चल रहा है। पता नहीं, परसेंटेज जो अटेंडेंस आएगी ना उसमें कंसीडर हो जाएगी। आप कितने, 1 घंटे की क्लास में, 50 मिनट की क्लास में सर कितने नेट टाइम? खत्म हो गया, क्लास खत्म हो गई तो बंद कर दो। चलिए सर ठीक है बेटा, चलिए आप लीव ठीक है। कर दो सर, हम यहीं रहेंगे। ओके बच्चों, ओके। आप कर दो लीव बस।